अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करने जा रहे हैं MTH 101 का। तो आज का टॉपिक हमारे लिए जो है वो MCQs की राह से वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस लेक्चर को जो है बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आप जो है क्यूज़ को अच्छे से पिक कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर है हमारे पास सीक्वेंस का है और मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या होती हैं आज हम इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। देखें, सीक्वेंस का मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज़ की तरतीब। तो यहाँ पर हम किस तरह से देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो जैसा कि उसने यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8। अब ये क्या है, एक सीक्वेंस चल रही है कि आप इसमें हर एक में 2 ऐड करते 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 लेके जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, देखें थोड़ा सा डिफरेंस आपने यहाँ पे ज़हन रखना है, मिक्स नहीं करना किस चीज़ को। आपने कुछ इस तरह की चीज़ें भी पहले पढ़ी होंगी कहीं कि 2 + 4 + 6, ये आपकी सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज़ है जिसमें अर्थमेटिक प्रोसेस आ जाते हैं, अर्थमेटिक अवामल आ जाते हैं, प्लस का सिंबल आ जाते हैं, वो सीरीज़ होती है। सीक्वेंस आपके पास कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो सीक्वेंस की समझ अगर आप लोगों को आ गई है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखें उसने यहाँ पे लिखा भी है कि उसने एग्जांपल से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि लेट्स द 5 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखें 2 की पावर n है, n = 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कॉमे को डालते जाना है, एंड देन 2 की पावर 4, इसी तरह 2 की पावर है 5। तो ये उसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इसी तरह से चल रही है। ये उसने नीचे लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली। तो ये सीक्वेंस दरअसल कुछ इस तरह से उनकी पावरों को आगे सॉल्व कर दिया है। 2 की पावर 2, 4, 3, 8, 16, 32 और 5, 16, 4 और 5, 32। ठीक है, तो इस तरह से हम सीक्वेंस को लिखते हैं। ठीक है, आइए हम ज़रा सीक्वेंस को ज़रा किसी स्टेटमेंट के थ्रू भी समझते हैं। क्या सीक्वेंस और अनफिनाइट सीक्वेंस इज़ द फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। देखें आपने जो n = दिया है ना, ये ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव हुआ तो वो सीक्वेंस नहीं होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम किसी नंबर को नेगेटिवली यहाँ पे दे दें डोमेन को। तो ये आपने लाजमन MCQs में ज़हन में रखना है कि जो भी आपके पास डोमेन सेट होती है सीक्वेंस की वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है। तो फंक्शन में उसने यहाँ पे देखा है, ये हमारे पास n = 1, 2 जो हम पुट करते हैं इसे आपने पॉजिटिवली कंसीडर करना है। लेट्स सी हम ग्राफ देखते हैं सीक्वेंस का। तो यहाँ पे उसने लिखा है एज वी सी दैट सीक्वेंस आर अ फंक्शन वी कैन टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ देम। उसने यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 1/n जो था हमारे पास फंक्शन, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको फंक्शन अच्छे से नज़र आ जाए जी। तो देखिए उसने फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो फंक्शन में अगर हम देखें तो 1/n फंक्शन है सीक्वेंस के लिए और n = 1 to infinity हमने इसे देखना है, यानी n = 1, 2, 3 ऐसे अप टू सो ऑन पुट करते हुए ऐसे आगे की तरफ लेके जाएंगे। आइए हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं। तो देखिए उसने 1/n को 1/x की फॉर्म में लिखते हुए आपको समझाने के लिए कि जो आंसर आएंगे वो y में चला जाएगा। अब और से समझना है आपने, जब मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा मुझे y का आंसर 1/1 मिलेगा, मैं यहाँ पे मौजूद होऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। दैन मैं अगर 1 की जगह पे 2 पुट करूँ, यानी x की जगह पे 2 पुट करूँ तो 1/2, यानी कि वो क्या हो जाएगा, y का आंसर छोटा होता जाएगा, यानी कि वो बिटवीन आता जाएगा। ये देखें हाफ हो चुका है, 1/2 के बराबर हो चुका है। y का आंसर 1/2 है और x = यहाँ पे 2 है। अगर मैं x = 3 पुट करूँगा दैन क्या होगा यहाँ पे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1/3 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1/3 का मतलब होगा कि आप यहाँ पर 1/3 का मतलब है कि आपने 3x में पुट कर दिया, 3 आपका यहाँ पे, लेकिन y आपका छोटा आता जा रहा है। मकसद यहाँ पे समझाने का ये है कि अगर आपके पास ऐसे सीधी लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जब आप इस पॉइंट पर x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वो x के करीब करीब आती जाएगी। ठीक है, और यहाँ से x का आंसर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और y का आंसर कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ क्रिएट करते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरह से ये ग्राफ जो है इक्वेशंस के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। तो देन अगर हम यहाँ पे इसके लिए ग्राफ को देखें n + 1 में, तो देखें यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ
यानी कि x इज इक्वल टू 1 देता हूँ, तो जब मैं आपके पास x का आंसर 1 दे रहा हूँ तो y का आंसर 2 आएगा। वजह क्या है जी, n की जगह पे जब मैंने 1 देना है तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, यानी जब x 1 दे रहा हूँ तो आंसर मेरे पास 2 आ रहा है, x 1 दे रहा हूँ आंसर मेरे पास 2 आ रहा है। इसी तरह जब मैं आंसर x की वैल्यू 2 दे रहा हूँ तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरे पास 3। तो देखें यहाँ पे मैं x का आंसर 2 दे रहा हूँ और y का आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से चलती होती हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो लेट्स सी कि आपने इन ग्राफ को अच्छे से पिक कर लिया होगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ करवाऊँ ताकि हम यहाँ से कन्वर्ज की तरफ चले जाएँ। तो इसे देखें, आपके पास ये आपके x के पॉइंट हैं, ये आपके पास y के पॉइंट हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास नंबर पुट करते करते ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जिसमें आप एक ऐसे पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं जहाँ से हम चाहेंगे L पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट और L माइनस, ठीक है, और L माइनस एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है, यानी कि y के आंसरों के लिए, कि y का आंसर इन्हीं के अंदर बिलोंग करेगा वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ द ग्रेटर देन 1 0 होता है। और यहाँ पर अगर हम इसको मज़ीद देखें, इसकी स्टेटमेंट को देखें जिसमें आपको मैं ये समझाता हूँ कि ये गायब क्या बता रही है हमें। उसने कहा जी, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी अ कन्वर्ज टू द लिमिट L इफ़ एनी जो है एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0, दे आर अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट an माइनस L का मोड लेस होगा फिर उसे एप्सिलॉन नॉट से, फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू कैपिटल N। तो देखें क्या मकसद है इसका। सीक्वेंस कहता है कन्वर्ज करेगी, कब कन्वर्ज करेगी, जब आपके पास जो आपने एप्सिलॉन नॉट में लिया है ना, यहाँ पे ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 हो अगर किसी भी फंक्शन के लिए। अब देखें ग्रेटर देन 0 है तभी तो ये इसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना L और L इनके दरमियान में, जिस पॉइंट पर अब क्या हो रहा है, सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है जाके, कुछ ना कुछ तो इनमें है ना पॉइंट जिससे वो ऊपर नीचे मूव करवा के लेके जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो एप्सिलॉन नॉट की वजह से ऑपोजिट मूव हो रहा है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही तो है। और इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर n, ये पॉजिटिव इंटीजर, भाई जब भी सीक्वेंस है n तो पॉजिटिव इंटीजर ही रहना है, ये कन्फर्म बात है। और an माइनस L जो है, अब देखिए आपके पास जो आंसर होगा आपने उसको जो भी माइनस करना है तो वो हमेशा लेस होगा एप्सिलॉन नॉट से। वजह ये है कि सीक्वेंस में जो आपके पास L है टोटल, आपने उससे जब उसको माइनस करना है तो आपको एप्सिलॉन नॉट का आंसर जो भी मिलेगा उसमें इंटरनल बाउंडेड फंक्शन भी शामिल होते हैं जिसकी वजह से हम उसे कह देते हैं कि मॉड का फंक्शन हो सकता है कि हमारे पास जो हम देने वाले रेंज है, रेंज से नेगेटिव फंक्शन भी आ रहा हो, बिकॉज n जो देना है वही पॉजिटिव है ना, जो आंसर आना है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। लिहाजा एप्सिलॉन नॉट हमेशा ग्रेटर देन ही होगा आपके पास, अगर हम उसका मॉड लें उस सीक्वेंस का, उस टर्म का, उस L के जहाँ पर वो एक सीक्वेंस बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आपको नज़र आ रही है कि अर्थमेटिकली प्रोसेस नज़र आ रहा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू L होती है, ठीक है, यानी कि वो L तक तो उसने जाना है, बाकी वहाँ पे वो कन्वर्जेंस है कि अ सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज टू सम फाइनाइट लिमिट, जब ऐसा हो कि वो फाइनाइट ना रहे, अनफिनाइट हो जाए, तो क्या होगा, उसे हम डाइवर्ज का नाम देते हैं, ठीक है। उसका भी मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरह से होते हैं। लेट्स सी आप यही क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास जो आने वाला आंसर है वो क्या होगा। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अभी रिसेंटली मैंने इससे ऊपर वाला लेक्चर जो है उसमें भी बड़ी डिटेल से बताया है कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने इससे बचना है तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब ऐसे इस तरह से होता है कि आप क्या करें, ऊपर तो n ऑलरेडी मौजूद है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें से अगर आप n कॉमन ले लेंगे तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 आ जाएगा, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1/n आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ऊपर 1 वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे, समथिंग इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/1 + 0, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 1 जो है वो फाइनली बन जाता है। सिमिलरली जो है वो नीचे वाले क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरह से 1 बन जाता है जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता जाऊँ। सपोज द सीक्वेंस an एंड bn, अगर दो सीक्वेंस हैं
तो वो अलग अलग ही जाएंगी ना, एक के लिए L1 होगा, एक के लिए L2 होगा। भाई L2 L1 क्या होते हैं, ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपने आप को सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली बता रहा होता है। तो आपके पास अगर सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो अगर तो अब वो कांस्टेंट नंबर है सीक्वेंस में, तो भाई वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। आपकी जो लिमिट का आंसर है ये आपके उस फंक्शन पे जाता होता है, कांस्टेंट पे नहीं जाता। कांस्टेंट अगर है तो वो साथ वैसे रहेगा। अगर कोई दो चीज़ें प्लस हो रही हैं तो जाहिर सी बात है लिमिट उन पे दोनों पे अलग अलग जाएगी, राइट। और अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं देन फिर उसी तरह से वो भी अलग अलग लेके जाएगा L1 और L2 को। और अगर मल्टीपल हो रहे हैं तब भी ऐसा है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तब भी ऐसा है। लेकिन जो डिवाइड हो रहा है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि जो L2 है ये कभी भी ग्रेटर जो है 0 नहीं होगा। अगर 0 हुआ तो हम यहाँ पे फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। देन हम यहाँ पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसने कि डिटरमाइन बताना है आपने कि जो फंक्शन जो है सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलें जी, एन उसने दिया था, उसने कहा जी बताइएगा ये कन्वर्ज है या डिवर्ज है, और लिमिट जो है वो n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक है। तो देखें जब हम इसमें सिंपली लिमिट पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि ऊपर आपके पास n मौजूद है, नीचे वाले में से अगर मैं n कॉमन लूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, जहाँ पे n था वो 1 चला गया है कॉमन, और जहाँ पे नहीं था उसके बटे में मैंने n लिख दिया है, सही है। और लिमिट n अप्रोचेस टू जो है ये माइनस इन्फिनिटी, जो पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है आपके पास मौजूद है। यहाँ से n इस n से कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपके पास 1/2 प्लस 1/n। तो आप देखें ये जो है नज़र आ रहा है आपको बटे में, जहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो समथिंग इन्फिनिटी 0, 1/2 प्लस 0 यानी 1/2, और 1/2 जो है आपका फाइनल आंसर होगा जो उसने यहाँ पे निकाला हुआ है। बिल्कुल उसने भी ऐसे निकाला है, लिमिट को पुट करता है, लिमिट जो है अलग अलग पुट करता है, 1 पे भी 2 पे भी। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि जो लिमिट जो है वो कांस्टेंट को चेंज नहीं करती, आपके फंक्शन को डिस्क्राइब करेगी। दैन 1/n वाला जो है वो 0 फैक्टर हो जाता है, ठीक है। कौन सा 0 हो जाता है जो मैं बता रहा था, ये वाला, चूँकि 1/इन्फिनिटी है ना, n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो दैन 1/इन्फिनिटी 0 होता है। किसी भी चीज़ के बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 होता है, और 0 प्लस करने से माइनस करने से वो जो चीज़ होती है वही रहती है, चेंज नहीं होती। तो रिकर्सिव सीक्वेंस क्या होती हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये इस तरह की सीक्वेंस होती हैं जिसमें आपके पास एक नंबर गिवन होता है, बाकी नंबर आपके आंसर्स को लेके चलते हैं, यानी कि आपके पास एक आंसर मौजूद है। लेट्स सी आपके पास, मैं अगर आपको सिंपली बताऊं कि आपके पास एक आंसर मौजूद है, नेक्स्ट आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी फार्मूला गिवन है, इसका अपना फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आया है नेक्स्ट आपने इसी आंसर को नेक्स्ट फार्मूले में पुट करना है, फिर इसका जो आंसर आया है इसको नेक्स्ट फार्मूले में पुट करना है। यानी कि आपने इस तरह से रिकर्सिवली आंसर लेते जाना है और आगे पुट करते जाना है। इस तरह के सीक्वेंस को हम यहाँ पे नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसने डिफाइन में भी ये लिखा है और मैंने बता भी दिया है कि ये किस तरह से वर्क कर रही है यहाँ पे। लेट्स सी मोनोटोनिक जो है जी, तो मोनोटोनिकली जो है एंड टेस्टिंग ऑफ मोनोटोनिकी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस किस तरह से होती है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ से डिटेल से देख लेते हैं कि ये किस तरह की हैं। लेकिन यहाँ पे अपने कंडीशन बहुत सख्त है, इसे आपने बिल्कुल तवज्जो से समझना है, ठीक है। तो मोनोटोनिक जो है सीक्वेंस हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर आपके पास सीक्वेंस उस वक्त होगी कुछ इस तरह से हो कि आपके पास ये देखें A1 लेस है A2 से, A2 यानी ये बड़ा है, ये बड़ा मतलब ये छोटा था, फिर ये बड़ा 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 बड़ा, ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई चीज़ साथ में ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन भी दे देना कि ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो हम इसे बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग, कि ये डिक्रीज़ नहीं हो रही, हालांकि वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ तो नहीं ना हो रही है, लेकिन हम उसे बस ये कह देते हैं कि ये नॉन डिक्रीजिंग है। कंडीशन सख्त नहीं है इस पर, फिर कंडीशन सख्त है कि ये वाला छोटा है, ये छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये डिक्रीजिंग की कंडीशन है। यहाँ पे देखें ये छोटा है लेकिन बराबर भी है, ये छोटा है लेकिन बराबर भी है, तो लेकिन हम कह सकते हैं कि ये नॉन इंक्रीजिंग है, कि ये बढ़ नहीं रहा, कम भी नहीं हो रहा तो बढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। ये आपकी चीज़ें अगर किसी भी सीक्वेंस ऐसी हो कि जिसमें ये चारों चीज़ें पॉसिबिलिटी मौजूद हो जाएँ कि हम उसे इस तरह से डिफाइन कर सकें, तो ऐसी सीक्वेंस को हम नाम देते हैं मोनोटोनिक, ठीक है। तो अ सीक्वेंस दैट इधर द नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोन, और a sequence is increasing and decreasing is called strictly
तो हम उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रिक्टली जो है मोनोटोन होगी अगर वो सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। अगर नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग है तो जस्ट मोनोटोनिक है, और अगर उसमें सिर्फ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है तो हम उसे जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का नाम देते हैं। ठीक है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि कोई मोनोटोनिक जो है वो हमारे पास मोनोटोनिक नहीं भी होती, डिक्रीजिंग होने के बावजूद भी या इंक्रीजिंग होने के बावजूद भी। उसकी वजह क्या है, तो आइए उसका कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। देखें, ये हम बात जान चुके हैं। यहाँ पे देखें आपके पास n और n+1, नीचे आंसर बढ़ा है, ऊपर भी आंसर बढ़ता जा रहा है, नीचे भी बढ़ता जा रहा है, मतलब कि आंसर बढ़ता जा रहा है, इसे हम इंक्रीजिंग का नाम देते हैं। इसमें सिर्फ ऊपर नहीं बढ़ रहा, नीचे आंसर बढ़ता जा रहा है, आंसर छोटा होता जा रहा है, इसे हम डिक्रीजिंग का नाम देते हैं। ये देखें 1 1 2 2 3 3, मतलब कि वो बराबर भी है, बड़ा भी है, बराबर भी है, बड़ा भी है, जिसे हमने नॉन डिक्रीजिंग का नाम दिया। अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इसी तरह हर आने वाला नंबर छोटा है लेकिन वो बराबर भी है, तो इस तरह से हम इसे कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग। ये तो हो गया हमारे पास मोनोटोनिक सारी की सारी है। लेकिन अगर ऐसा हो, कहता ऑल 4 दीज आर द मोनोटोनिक सीक्वेंस, बट ये सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक नहीं है। वजह क्या बनी है, इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसमें सीक्वेंस में जो है नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड सीक्वेंस आर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। इसमें वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट और थर्ड जो है ना, ये स्ट्रिक्टली हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सेकंड और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तस्करा है, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रिक्टली जो है मोनोटोनिक होती हैं। सही है, आई होप आपने इसे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से ले लिया होगा। तो ये टेस्ट करने के लिए हमारे पास देखें an+1 यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करेंगे तो वो आंसर हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही होता है। ठीक है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। अगर बड़े नंबर से माइनस कर रहा हूँ छोटा नंबर, तो तब भी आपके पास छोटा आ रहा है, तो मतलब आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी आपने अगर जो बड़ा फ़र्ज़ किया हुआ था वो था 3, और आपके पास जो छोटा फ़र्ज़ कर रहे थे वो था 5, तो जब आप इसे ऐसा करते हैं तो आंसर उसका क्या आता है, माइनस में। और माइनस वाला टर्म क्या होती है, तो 0 उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो 0 उससे बड़ा होता है तो मतलब कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसके अलावा आपके पास नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग के लिए तब आता है जब आपके पास इक्वल के साथ लेस और ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन भी आ जाता होता है। तो हम इसके क्वेश्चन को करते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन समझ सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको रेशो के लिए बताना चाहता हूँ कि रेशो से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, जब इक्वल का साइन नहीं आता तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन रेशो में आपने 0 से नहीं बताना, आपने रेशो से 1 के लिए बताना है कि 1 से ग्रेटर, 1 से लेस इक्वल, 1 से ग्रेटर इक्वल। तो जब रेशो का तस्करा आएगा तो आपने इसे 1 के लिए बताना है यहाँ पे। ठीक है, आइए हम इसको ये डेरिवेटिव में भी ऐसा है, जब आपने डेरिवेटिव के लिए देखना है तो आपने उसको 0 के लिए बताना है। ठीक है, और एग्जांपल मैं करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। शो दैट उसने कहा है 1/2, 2/3, 3/4 m so on n/n+1 इज़ द इंक्रीजिंग सीक्वेंस। शो कीजिएगा। चलें जी, हम इसको शो कर देते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्म जो बन रही थी वो हमने देखा है कि वो जो बन रही है n/n+1, ये क्वेश्चन में मौजूद थी ऊपर। तो इस तरह के सीक्वेंस को हमने चेक करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मैंने इसको जो है बाय एडिशन चेक करना है तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 पुट कर देता हूँ। ऐसा हुआ, फिर मैंने इसको प्लस किया, मेरे पास n+2/n+1 और n+2 बटे में जो मुझे मिल गया। फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैंने दोनों को तफरीक किया, तफरीक करने के बाद मैंने देखा कि जो मेरे पास आंसर आ रहा है, आंसर जो भी था n की वैल्यू में जो भी पुट करूँ, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जब नेगेटिव नहीं आएगा तो वो 0 से बड़ा ही होगा। जब 0 से बड़ा आ रहा है तो मतलब कि वो इंक्रीजिंग है। बस इसे हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि शो करें कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग है बाय द रेशो टर्म। तो अब आपने रेशो टर्म के अकॉर्डिंगली इसको प्रूव करना है। रेशो टर्म के अकॉर्डिंगली किस तरह से प्रूव करते होते हैं, आइए मैं आपको ज़रा इसकी रेशो टर्म के बारे में भी बता देता हूँ। देखें, आपके पास जहाँ पे नंबर 1 तो वो बात होती है ना कि आपने जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 तो पुट करना ही करना है ना। आपने अभी पुट करके देखा था an का आंसर ये था, तो जब आपने n+1 पुट किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब रेशो टेस्ट क्या होता है, रेशो टेस्ट ये होता है कि आपने an+1, ठीक है, बटा an, आपने इसके अकॉर्डिंगली आंसर चेक करना है कि क्या दोनों के जब मैं रेशो ले रहा हूँ आंसर वो 0 से ग्रेटर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उसके लिए हम इस चीज़ के बटे में किसको रख देंगे, इस चीज़ को रख देंगे। यही हमारा रेशो टेस्ट होता है। आइए हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ, उसने क्या किया यहाँ पे, आइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ सॉल्व करने में। तो देखिए n+1 बटा n+2 था, बटा n इंटू n+1 होगा क्या कि बटे को बटा जब अलग करेंगे n+1 और n+2, ठीक है, तो जो बटे वाली चीज़ होती है वो उलट के ऊपर आ जाएगी। यानी आपके पास जो n+1 है
वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और n जो है वो नीचे रह जाएगा। तो ऊपर सेम होने की वजह से स्क्वायर ओपन कर दिया, a की 2 + b की 2 + 2ab, नीचे आपस में ज़रब खाएगा n का स्क्वायर और 2n। तो आई होप कि आपने इसे यहाँ तक जो है वो अच्छे से पिक कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ तक वो पहुँच चुका है। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके पास n² + 2n तो इतना मौजूद है ही, ये वाला पोर्शन तो इसका भी पोर्शन ही है ना, तो सेम सेम। लेकिन ये चीज़ बता रहा है कि जब हम उसमें पुट करेंगे तो 1 का ऊपर इजाफा ही होगा हमेशा, n में जो भी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि दोनों के आंसर सेम सेम आने ना, तो 1 ऊपर वाले में हमेशा ऐड होके आंसर हमेशा ग्रेटर दैन ही 1 लेके आया करेगा। अब चूँकि n से ग्रेटर आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि इसका जो नोमिनेटर है वह हमेशा एक्सीड करेगा 1 की वैल्यू से डिनोमिनेटर से। सो प्रूव दैट कि ये हमेशा हमारे पास जो है ग्रेटर दैन ही होगा, ठीक है। तो जिससे हमारे पास पता चलता है कि ये सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग की सीक्वेंस होगी हमारे पास, ठीक है। आप इसे 1 के लिए पुट करके देख लें, 2 के लिए कर लें, 3 के लिए पुट करके देख लें, आपको हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही नज़र आएगा। तो इसके अलावा मैं एक और भी एग्जांपल आपको करके देखता हूँ रेशो वाली, जिसमें फैक्टोरियल आ जाता है कि शो दैट ये इवेंटली जो है, अच्छा जी इवेंचुअली जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस ये कौन सी होती हैं, ये इस तरह से होती हैं कि जिसमें n इंटीजर, जैसे हमने पॉजिटिव n इंटीजर कहा हुआ है, इसमें ग्रेटर भी आ सकता है और इक्वल भी आ सकता है, मतलब कि जिसमें, तो आइए हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या बनता है इस क्वेश्चन के साथ। तो फंक्शन आपके पास ये वाला है, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है जब आपने an+1 पुट करना है तो आपके पास जहाँ जहाँ पे n था आपने देखा है, आपने n को n+1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपकी मर्ज़ी है आपने इसे रेशो टेस्ट से करना है, आपकी मर्ज़ी है आपने इसको सिंपली डिफरेंस मेथड से करना है। तो उसने जो है रेशो टेस्ट से कर लिया, कोई मसला नहीं है जी। इससे देख लेते हैं। रेशो टेस्ट का मतलब बताया कि ऊपर वाला बटा नीचे वाला, डिवाइड करने का मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखें आपके पास 10 की पावर जो थे n+1, ठीक है, बट आपके पास जो है n+1 था, ठीक है, इसका फैक्टोरियल है। और इसके अलावा आपके पास दूसरा फंक्शन था, वो आपके पास इस तरह से था कि 10 का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल, और n का फैक्टोरियल ने ऊपर चले जाना है और 10 के फैक्टोरियल ने नीचे आ जाना है। ऐसा ही उसने यहाँ पे किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल उसने ऐसे किया, बटे को उल्टा दिया, सही है ना। तो नेक्स्ट होगा क्या यहाँ पे, तो नेक्स्ट कुछ इस तरह से हो रहा है आपके पास कि जब भी हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ मज़ीद कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये किस तरह से आया है। तो आइए मैं इसको ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। देखिए होना यूँ है कुछ कि जो ऊपर 10 का फैक्टोरियल +1 लिखा है ना, 10 की पावर n+1 लिखा है, तो आपने 10 की पावर n अलहदा लिखनी है और 10 को अलहदा लिख देना है और n के फैक्टोरियल को अलहदा कर देना है। क्योंकि बेस सेम होगी, पावर ऐड होगी, तो वो n10 की पावर n+1 ऊपर फिर बन जाएगा। इसी तरह नीचे आपके पास जो फंक्शन आ रहा था वो आ रहा था 10 की पावर n और n+1 का फैक्टोरियल, उसमें आपने n+1 को वैसे लिख देना है और n का फैक्टोरियल, मतलब कि जिस तरह फैक्टोरियल को ओपन करते होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ओपन करते हैं चलो मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 7 का फैक्टोरियल है तो आप इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं कि 7.6. जहाँ पे आपका दिल करे आप इसे रोक के साथ फैक्टोरियल लगा सकते हैं, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल मैंने रोक दिया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसको किया था, ठीक है। तो अब यहाँ से n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसिल, 10 की पावर n, 10 की पावर n से n, तो 10 बटा n इंटू n+1 आपके पास बच जाएगा। यहाँ पे देखें 10 बटा n+1 यही बचा था ना यहाँ पे, अभी हम देख लेते हैं जी, बिल्कुल ये बचा था यहाँ पे। तो ये देखें आपका जो भी आंसर n अगर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, आपका आंसर अगर मैं यहाँ पर n = 10 से ग्रेटर नंबर पुट करूँगा तो हमेशा आपका आंसर 1 से लेस आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन फिर डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। आई होप आपने इसे बिल्कुल अच्छे से समझा है। नेक्स्ट भी जो उसने कुछ थ्योरम दिए हुए हैं नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग के लिए, तो वो भी कुछ इस तरह से है कि अगर हम बात करें कि नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग में जिसमें इक्वल का साइन आ जाता होता है, उसमें अगर हम बात करें तो चूँकि इक्वल का साइन भी नज़र आ रहा होता है ना, इसमें अगर हम अपर बाउंड की बात करें तो यहाँ पर एक m मौजूद है और वो m इस पूरी सीक्वेंस से ग्रेटर होता है an। यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है, यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखो उसने नॉमिनेट किया हुआ है। इस m को मैं बोलूँगा कि इस m को मैंने नाम देना है जी यहाँ पर अपर बाउंड का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को बता रहा होता है कि ये सीक्वेंस इस m के लिए कन्वर्ज करेगी, राइट है। आपने घबराना नहीं, इसको अच्छे से समझना है।
और किस पॉइंट पे लिए कर रही है, सेटिस्फाई कौन करवा रहा है, वो आपका एल वाला पोर्शन करवा रहा होता है, राइट। और अगर ये ऐसा हो कि इसे इन्फिनिटी पे ले जाऊँ तो ये हमारे पास है पर बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि हम इसे डाइवर्जेंट का नाम दे देते हैं। लेट्स सी बिल्कुल उस तरह से अगर वो लेस है तो वो नॉन इंक्रीजिंग के लिए वही कंडीशन है, इस दफ़ा एम जो होगा वो बजाय आगे लगाने के वो एम सबसे स्टॉप पे आ जाएगा, और इस एम को कहा जाएगा कि जो आपका एम है ये लेस है किससे, सारी टर्म से, ठीक है। तो उसने एम ए एन को पहले लिख के ग्रेटर कह दिया, तो बात तो वही है ना, एम तो फिर भी लेस है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, तो बाकी सारा कुछ वही है। अगर इसको भी बताना है कि ये कन्वर्ज है या डिवर्ज है तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो इजीली प्रूव हो जाएगा। ये मैंने आपको मेथड काफ़ी करके बताए हुए हैं कि जिस तरह से हम एन कॉमन लेते हैं और पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाते होते हैं, ठीक है। तो लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आई होप आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो कन्वर्ज और डिवर्ज का मतलब होता है, क्या होता है, आपने इसे अच्छे से पिक कर लिया है। कन्वर्ज का मतलब होता है कि जिसमें हमें आंसर का पता हो कि इस दौरानिये में वो लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास कन्वर्ज के लिए होता है। और डिवर्ज के लिए ऐसा होता है कि वो अनडिफाइन के लिए चले जाए, वो इन्फिनिटी के लिए पहुंच जाए, तो उस वक्त हम उस चीज़ को डाइवर्ज का नाम देते हैं। लेकिन अभी आपके पास वो डाइवर्ज यहाँ पे नहीं आया, आपका काम सिर्फ अभी कन्वर्ज का था यहाँ पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।